नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव पे आज का विषय है हाउ टू बिकम ए ग्रेट टीचर। आई बिलीव सारे ही टीचर्स जुड़ गए हैं और क्योंकि ये क्वेरी सेशन है, आप सभी के सवाल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। कैसे गुड से ग्रेट में आप कन्वर्ट होंगे, मैं ये पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा कि आप ग्रेट टीचर्स नहीं हैं। अगर आप ग्रेट हैं तो ग्रेटर की तरफ जाएं और ग्रेटर हैं तो ग्रेटेस्ट की तरफ जाएं। बट इस सेशन में मैं ये चाहता हूं कि जो भी आपका लेवल है उस लेवल से ऊपर उठने के लिए आप जो भी सवाल मुझसे करना चाहते हैं वो करें। आपके सवालों के उत्तर मैं आपको दूंगा। आप गुड से ग्रेट तक जाने का जो सफ़र है, उस सफ़र में आपको कैसी तैयारी करनी है, कैसा एटीट्यूड रखना है, किस तरीके के कार्य करने हैं, किस तरीके की सोच रखनी है, किस तरीके की शैली रखनी है, किस तरीके से बच्चों से डील करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नावेद जी ने अपना पहला क्वेश्चन रखा है, व्हाट इज द बेस्ट वे इन टीचिंग टू शो कंसिस्टेंसी इन वर्स्ट कंडीशन। नावेद जी पूछना चाहते हैं कि वर्स्ट कंडीशन में हम बेस्ट कैसे शो करें। देखिए, वर्स्ट कंडीशंस क्या हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप टीचिंग कर रहे हैं लेकिन आपको शायद मेहनताना जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, जितनी सैलरी आप चाहते हैं उतनी सैलरी शायद आपको नहीं मिल रही है। या वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नावेद जी, गीता में ये लिखा है, गीता में ही नहीं, आप सारे ही धर्मों को अगर देखेंगे तो सारे धर्मों का एक सार है और वो सार ये है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन आपका जो कर्म है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड हैव स्ट्रांग कर्मा। स्ट्रांग कर्मा। आप प्रेजेंट को देख करके कि प्रेजेंट में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस पर गौर मत कीजिए। अपने एक्शंस को स्ट्रांग करते चले जाइए, अपनी मेथोडोलॉजी को स्ट्रांग करते चले जाइए, अपने नॉलेज बेस को स्ट्रांग करते चले जाइए। अपने काम में पूरा 100% दीजिए, काम में आप पूरा दम लगा दीजिए। और जब आप वर्स्ट आई मेंट टू फेस इज ट्राइंग टू से समथिंग टू फेस ऑल ऑब्स्टिकल्स, हाँ, सभी तरीके की जो बाधाएं आ रही हैं। देखिए, एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है जब आप दी बेस्ट की तरफ जाते। दी बेस्ट एकदम से कोई नहीं होता, यूनिक एकदम से कोई नहीं होता, यूनिकनेस एकदम से नहीं आती। ये भरसक प्रयास से आती है, एफर्ट लेवल से आती है। जब आपका एफर्ट लेवल स्ट्रांग होगा, जब आप एफर्ट सही तरीके के रखेंगे, जब आप सोच सही तरीके की रखेंगे और जब आप काम को करते चले जाएंगे विदाउट थिंकिंग कि अभी क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, हर चीज अपने वक्त पे आती है, उस वक्त का इंतजार कीजिए। वो वक्त जब आ जाएगा, जब वो सिचुएशन आ जाएगी, जब वो परिपक्वता आपके अंदर आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली लोग आपको सल्यूट करेंगे, डेफिनेटली लोग आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को ऊपर रखेंगे। तो नावेद जी, आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि आप कर्म करते चले जाओ, अच्छा से अच्छा वर्क करते चले जाओ, रिजल्ट की परवाह मत करो। एफर्ट लेवल आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आज आपको अगर उतना बड़ा पुरस्कार नहीं मिल रहा है तो कल मिलेगा। मैं साथियों यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शिवम इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ गुरु। शिवम, टीचर और गुरु में क्या फर्क है, आप ये पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक कहूँगा, टीचर और गुरु में जो भी फर्क है, गुरु कह लीजिए या टीचर कह लीजिए, सिर्फ सोच का फर्क है। सोच से ही इंसान गुरु या शिष्य या टीचर कुछ भी बन सकता है। गुरु या टीचर हमारा रास्ता हमें दिखाता है, हमारा वे हमें दिखाता है, हमको मार्गदर्शन करता है। मैं साथियों वो किस्सा जो आपसे जिक्र करना चाह रहा था उस पर आ जाता हूँ, नावेद जी की बात को जो मैं कह रहा था कि एक समय होता है जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है।
देखिए लाइफ क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। आप कुछ भी काम करें, लाइफ एक इन्वेस्टमेंट है। परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी, एज मैच्योरिटी लेवल। तो जब हम काम को करते हैं शुरुआत में, तो उस वक्त हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी काम को करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और साथियों, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 साल 20 साल गुजार लिए किसी काम में और उसके बाद आप कोई नई चीज कर रहे हैं फिर आप क्या, मैं तो 20 साल एक्सपीरियंस है मुझको। उस काम का तो नहीं है ना, उस काम का अनुभव तो नहीं है ना। उस काम का अनुभव आपको कितना है ये मायने रखता है, तब वो आपको अल्टीमेटली पे करता है। तो मैं यहाँ ये बात बताने वाला था आपको कि मेरे एक मित्र थे, हमने उनसे कहा कि भाई चलो, मूड था कि पीसीएस की तैयारी करें। तो हमारे मित्र बोले भाई मैं तो कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ पीसीएस की तैयारी करूंगा। मैंने कहा मैं टीचिंग में चला जाता हूँ। बोले यार टीचिंग में मत जाओ, आपको पीसीएस करना है तो पीसीएस की तैयारी करो ढंग से। मैंने कहा देखा जाएगा। और हमने जॉब कर ली, और वो भी कम सैलरी पे जॉब कर ली। अब पीसीएस तो उस बंदे का क्वालिफाई नहीं हुआ, हमारा तो खैर जो प्री हो गया था उसके बाद जैसा भी हुआ वो हुआ, और क्वालिफाई उनका भी नहीं हुआ। आज वो कहते हैं अरे यार इससे तो हमने वो काम कर लिया होता, तो आज हमारे पास एक्सपीरियंस होता तो हम कम से कम इसमें ही अपने को प्रूव कर लेते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बिगिनिंग में, शुरुआत में आपको अपने कर्म को अच्छा करना है, अपने एफर्ट लेवल को अच्छा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही आपको लेटर ऑन बाद में पे करेगा। शुरुआत में नहीं, बाद में पे करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने कर्म को करते चले जाइए, बाकी आप चिंता मत कीजिए। वर्स्ट सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनका आप डटकर सामना कीजिए, लेकिन अपने कर्म में कोई कमी मत रखिए। तो यही मेरा आपसे कहना है। और एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, जिससे आप जो चाहते हैं वो हो। क्योंकि जैसे आप नेगेटिव हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। जी, अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? आई एम वेटिंग। अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? अजहर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अजहर ऑनलाइन है। अजहर, कुछ आप पूछना, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये क्वेरी सेशन चल रहा है साथियों, और इस क्वेरी सेशन में मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप अपनी जो शंकाएं हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको दूर कर सकें। उन डाउट्स को दूर करने के लिहाज से मेरा सहर्ष निवेदन है सभी से कि अपने अपने सवाल पूछें। देखिए, एक गुड टीचर और ग्रेट टीचर में डिफरेंस है। वो एक डिफरेंस ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है, टीचर्स क्या करते हैं, अपने विषय को पढ़ करके और उस पर लेक्चर डिलीवर करते हैं, और वो 1 या 2 बुक से पढ़ लेते हैं और लेक्चर डिलीवर कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि रिसर्च टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च जो है वो आपको एक नया कैडर देती है, नया कॉन्फिडेंस देती है, एक नया विश्वास देती है, नया उत्साह उमंग देती है, और आपकी टीचिंग में अनोखापन डेवलप होता है उसके थ्रू। रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है उस लिहाज से। और रिसर्च की जब मैं बात करता हूँ, तो रिसर्च से मेरा मतलब ये है कि किसी भी विषय को जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस पर अलग अलग रिसोर्सेज के ज़रिए, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ बुक्स हों, लोगों की जानकारियाँ हों, जो लोग जानते हैं उस विषय के, उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको सुनकर या उनको जानकर या उनसे पूछकर, ये सारी चीज़ें जब आप ले लेते हैं अपने साथ, तो बड़ा आसान हो जाता है कि आप अपने विषय को बहुत सरलता, सुगमता और कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएँ। सर, आई एम ए फ्रेशर, एडवाइज मी सम स्ट्रेटजीज टू प्रूव माई सेल्फ। आप फ्रेशर हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप सिर्फ अपना काम करते चले जाएं, जो मैंने अभी कहा, और रिसर्च करें, एक टॉपिक के पीछे पड़ जाएं। होता क्या है, टॉपिक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नाउन है, फॉर एग्जांपल नाउन आपको पढ़ाना है, तो अब आप नाउन के पीछे पड़ जाइए। आप नाउन के बारे में जगह जगह से ढूंढिए कि नाउन क्या है, कौन क्या कहता है, एक्स क्या कह रहा है, वाई क्या कह रहा है, जेड क्या कह रहा है, इस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में क्या है, उस वेबसाइट पे क्या दिया है, उस जगह क्या दिया है, ऐसा क्या दिया है, वैसा क्या दिया, कौन क्या कहता है, पूरी नॉलेज ले लीजिए। तब क्या होगा, आपके पास एक अलग स्टाइल आएगा उसको प्रेजेंट करने का, और वो स्टाइल जो है आपको डिफर करेगा, वो आपकी टीचिंग को बहुत अलग बनाएगा। नेहा सक्सेना इज आस्किंग व्हाट इज द राइट मेथोडोलॉजी टू रीच आउट आवर स्टूडेंट्स। राइट मेथोडोलॉजी इज, नेहा, कि एक तो आप सिंपल रहें, यू हैव टू बी वेरी सिंपल इन योर अप्रोच, ईजी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। डोंट ट्राई टू बी हाई फाई विद द स्टूडेंट्स।
बहुत हाई फाई लेवल पे जाकर के काम ना करें, बल्कि आप बहुत आसान एग्जाम्पल्स, इजी एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स जो उनकी लाइफ से रिलेट करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को रख करके उनको टीच करें। और दूसरी चीज ये जब भी होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप रिसर्च करोगे, एक तो सारे ही टीचर्स को राइटिंग करनी चाहिए। टीचर्स जनरली क्या करते हैं, राइटिंग बहुत कम करते हैं। जितना ज्यादा आप राइटिंग करोगे, राइटिंग कब होगी, राइटिंग जब होगी जब आपके पास मैटर होगा। मैटर कब होगा, जब आप पढ़ोगे। राइटिंग की वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ोगे तो नॉलेज मिलेगी, लिखोगे तो वो नॉलेज रिवाइज होगी। तो ये सिंपल इसका तरीका है। फिर उसका प्रेजेंटेशन करो, उसको आप क्लास में बखान करो। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी बनेगी ना, रीडिंग और फिर रीडिंग के बाद लिसनिंग, राइटिंग, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा। तो नेहा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए एक तो सिंपल रहें, और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप स्टूडेंट्स की लाइफ को रिलेट करते हुए रखें। जब ऐसा आप करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए समझना। स्टूडेंट्स बड़े आसानी से उस बात को समझ सकते हैं। सर, एज आई एम फ्रेशर, देन हाउ कुड आई लर्न इजी थिंग्स विद स्मार्टनेस। आप फ्रेशर हैं, स्मार्टनेस के साथ कैसे सीखें? देखिए, मैं आपको अभी, जैसे मैं इसका एक छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप सभी लोग मुझे जानते हैं, जो भी ऑनलाइन है सब जानते हैं, खासकर सभी, आपकी बात हो रही है, आप भी जानते हैं, नेहा आप भी जानते हो मुझे। क्या आपने कभी ये कोशिश की कि सर, मुझे आपके 20 मिनट चाहिए या 25 मिनट चाहिए, लेट मी टॉक टू यू फॉर 20 और 25 मिनट्स, लेट मी नो कि इस टॉपिक पे हम क्या ऐसे वेज अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारी टीचिंग बिल्कुल अलग हो जाए। चलिए साहब, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, क्या आपने कभी इंटरनेट पे किसी एक टॉपिक के ऊपर 20 से 25 वीडियो देखी, 10 वीडियो भी देखी, 5 वीडियो भी देखी? नहीं। जब ये आप करेंगे, जब आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी जगह से एक मटेरियल को पढ़ेंगे, तो आपको अलग अलग तरीके की शैलियों का पता लगेगा, क्योंकि हर आदमी का एक्सप्लेन करने का अंदाज अलग होता है। ये स्मार्टनेस वहां से आएगी। स्मार्टनेस अपने आप नहीं आती है, स्मार्ट आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज कैसे आएगी? ज्यादा रीडिंग करके, ज्यादा देखकर। जितना ज्यादा देखेंगे वीडियोस को उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जितना उसके बारे में पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना उसके बारे में ज्ञान लेंगे अलग अलग तरीके से, आप में उतना उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज्ञान बढ़ जाएगा। जब ज्ञान बढ़ जाएगा, आपको वेज पता लग जाएंगे, एग्जाम्पल्स बहुत सारे आ जाएंगे, तो फिर तो आप अपना स्टाइल बना सकते हैं ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग चला जाएगा ना। यू विल बी कॉल्ड स्मार्ट, आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट कहलाएंगे। तो एज ए फ्रेशर या नॉट एज ए फ्रेशर, कुछ भी कह लीजिए आप, आपको लर्निंग को 360 डिग्री पे रखना है। हम लर्निंग को कहाँ रख देते हैं कि एक किताब से हमने पढ़ा और चलो क्लास में चलते हैं। ये प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पे ग्रेट टीचर और गुड टीचर का डिफरेंस है। एक टॉपिक के पीछे पड़ जाना है। जब जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपको मालूम है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ाने ही पढ़ाने, हर जगह पढ़ाने। कोई सी क्लास में भी आप पढ़ा रहे हो, आपको वही टॉपिक पढ़ाने हैं, लौट फेर के। आपको वो चुनिंदा टॉपिक की जानकारी है, वो टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उन टॉपिक्स पे इंडिविजुअली आप हाई लेवल रिसर्च करो। एक टॉपिक पकड़ो, उस पर हाई लेवल रिसर्च करो, लोगों के इंटरव्यूज करो, एक्सपर्ट्स के, उनसे नॉलेज लो, उनसे जानकारी लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीडियोस देखो, आप एक वीडियो में कुछ और कंटेंट होगा, टॉपिक वही है, प्रेजेंटेशन डिफर करेगा, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा बुक्स में। तो आपके पास कई सारे स्टाइल्स आना शुरू हो जाएंगे। 10 किताबें पढ़े, 10 स्टाइल्स आ गए आपके पास, 10 राइटर के व्यूज आ गए, 10 राइटर के प्रेजेंटेशंस आपके पास आ गए, कि उनके प्रेजेंटेशन के जो स्टाइल्स है वो आप पे आ गए। तो अब आपके लिए काम कितना आसान हो गया, जब आपको इतना कुछ गैदर कर लिया, आपने अपने पास इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, इतने सारे स्टाइल्स आपने अपने पास कर लिए, अपनी मुट्ठी में ले आए, तो अब आपके लिए वर्क कितना ईजी हो गया। बड़े आसानी से आप उस चीज को अपने रंग में ढाल के उसे प्रेजेंट। जब आपने पढ़ाई कम होगा तो आपका दिमाग क्या चलेगा? तो वही चलेगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही चलेगा, और कुछ तो चलना ही नहीं है।
लिमिटेड है वो लिमिटेड ही चलेगा, लिमिटेड ही बात करोगे आप, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते। तो नेहा और छवि, मेरा यही कहना है आपसे कि आप इनिशियली अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की तरफ झोंक दो, रिसर्च की तरफ झोंक दो, ये सबसे जरूरी। और राइटिंग करो, राइटिंग राइटिंग जब आप करने लग जाओगे, लिखने लग जाओगे, आर्टिकल्स लिखो, रिसर्च पेपर्स लिखो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी और आपको याद कराएगी चीजों को। देन उसके बाद जब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से करने लग जाए, तब उसमें आप कुछ मॉडल क्रिएट करें। मॉडल क्या होता है? जैसे आप किसी एक स्पेयर ऑफ नॉलेज को किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये एग्जाम्पल मुझसे सुना होगा ट्रेनिंग सेशंस में। आप जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पे हमने खूब पढ़ा, तो मैंने आपको एक मॉडल दिया था फॉर्ड, FORD। नेहा आपको पता है इस मॉडल के बारे में? FORD, फॉर्ड मॉडल है, FORD। FORD ये क्या, फॉर्ड आपको पता है क्या है? ये फॉर्ड क्या है? कंपनी का नाम है ना फॉर्ड, FORD। तो अब मैंने क्या किया उसमें, ऐसे मॉडल बनाने में, FORD। तो फॉर्ड में F का मतलब है फैमिली, O का मतलब है ऑक्यूपेशन, R का मतलब है रिक्रिएशनल्स, रिक्रिएशनल्स किसे कहते हैं? इंटरेस्ट या हॉबीज को, और D का मतलब है ड्रीम्स। आई रिपीट, F का मतलब फैमिली, O का मतलब ऑक्यूपेशन, R का मतलब रिक्रिएशनल्स और D का मतलब ड्रीम्स। अब मैंने ये मॉडल बनाया और ये मॉडल मैंने स्टूडेंट्स को दे दिया। अब स्टूडेंट से मैंने कहा जब भी आपको अपने को इंट्रोड्यूस करना है, इस फॉर्ड को याद रखो, FORD को याद रखो। फॉर्ड को याद रखने का मतलब क्या हुआ? आप याद रखो, आपको फैमिली की बात करनी है, देन O ऑक्यूपेशन की बात करनी है, देन R रिक्रिएशनल्स की बात करनी है यानी हॉबीज की, और D मतलब ड्रीम्स की बात करनी है। अब आप बात करो फैमिली की, ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन या प्रेजेंट स्टेटस जो भी आप कर रहे हो उस समय, वही आपका ऑक्यूपेशन है, एक तरीके से स्टूडेंट हो आप। तो या आप अपने पर रखें तो आपका ऑक्यूपेशन आप टीचर हो। तो आप बात करें फैमिली की, फिर बात करें ऑक्यूपेशन की, फिर बात करें हॉबीज की, और फिर बात करें ड्रीम्स की, हो गया आपका इंट्रोडक्शन खत्म। तो आपने एक मॉडल क्रिएट कर दिया। पढ़ाने का तरीका डिफर कर गया, नहीं कर गया? आपने स्टूडेंट्स को यह बताया कि भाई देखो ऐसा करते हैं, आपको हम एक स्टार्टिंग और एंडिंग दे देते हैं स्पीच की, बाकी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये अलग हो गया, नहीं हो गया? थोड़ा सा आपने एक अच्छी स्टार्टिंग दे दी, या आपने स्पीच की जो 10 स्टार्टिंग हो सकती है जनरल, वो उनको सिखा दी, और 10 स्टार्टिंग 10 एंडिंग सिखा दी जो कॉमन है। फिर वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक बार में एक यूज कर रहे हैं, दूसरी बार में दूसरी, फिर तीसरी बार में तीसरी। ये क्या है, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, नॉलेज को प्रेजेंट करने का आपका तरीका अलग हो रहा है। अब मैंने आपको स्मार्ट मॉडल दिया था, SMART, गोल सेटिंग में बताया था ना, स्मार्ट मॉडल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइमली। उसी तरीके से गेट मॉडल दिया था, गेनिंग अटेंशन, अराउजिंग इंटरेस्ट, टैक्टफुली कन्विंसिंग, एंड E इंश्योरिंग एक्शन थ्रू मोटिवेशन। कम्युनिकेशन का जो मॉडल दिया था, इस तरीके के मॉडल्स आप क्रिएट करते चले जाएंगे तो इजी होगा। आप ऐसे मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये मॉडल्स आप किसी भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं। जैसे आप डेट्स को याद करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को याद करने के लिए आप कुछ बना दीजिए, कोई एक्रोनियम टाइप का बना लीजिए, वो बच्चों को रटा दीजिए, उससे उन्हें याद आ जाएगा कि हाँ उन्हें क्या बोलना है, मतलब फर्स्ट PM कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, ये चीजें आने लग जाएंगी जहन में, माइंड में आने लग जाएंगी, तो स्टूडेंट्स आसानी से उसको ग्रैस्प कर लेंगे। तो इस तरीके के मॉडल, इसी तरीके से आप कुछ गेम्स बना सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज बना सकते हैं। ये आपके लेवल को डिफर करेगा। आप नॉलेज का जो प्रेजेंटेशन है वो एक्चुअल में डिसाइड करता है कि आप गुड टीचर हैं या ग्रेट टीचर हैं। और सेकंड थिंग, आपका कम्युनिकेशन बहुत वाइटल होता है। आप कैसे बोल रहे हैं स्टूडेंट से, कैसे, किन शब्दों का यूज कर रहे हैं,
कैसे आप किसी बात को शुरू कर रहे हैं, लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, लेक्चर को एंड कर रहे हैं। आप गए क्लास में, आपने सबसे पहले क्या किया, जो भी आपको पढ़ाना है उससे रिलेटेड जनरल बातें करी। सीधे ये नहीं उठा के पढ़ाना शुरू कर दे, जनरल बातें शुरू करी। अभी जब एटम की बात करनी है तो डायरेक्ट एटम चैप्टर में मत आओ। एटम के बारे में आपको बुक से पढ़ाना, मत पढ़ाओ डायरेक्ट, पहले जनरल बातें करो उससे रिलेटेड। आपको पॉल्यूशन के बारे में बताना है तो पहले जनरल बातें करो, जनरल डिस्कशन करो, फिर आप स्पेसिफिक पे आ जाओ। और स्पेसिफिक पे भी आप कब आओ, एक उसमें हो सकता है आप शुरुआत में कोई एक एक्टिविटी सी करा दो, एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स को एक इजी जोन में आ जाएंगे ना, उनको इजी जोन में डालना है पहले। तो इजी जोन में डालने के लिए, कंफर्टेबल जोन में डालने के लिए आप कोई आइस ब्रेकर ले लीजिए, कोई एक्टिविटी ले लीजिए जिससे रिलेट कर रही है, उस एक्टिविटी को करा दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए, या उस एक्टिविटी को आप लास्ट में करा दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। जो आपको टॉपिक मिला है उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो सर्टेन गेम्स, सर्टेन एक्टिविटीज आप अपने टीचिंग के अंदर लेके आए, और आप किसी भी टॉपिक पे लेते हैं तो एक्टिविटीज बन जाती हैं। आप सवाल पूछिए मुझसे, मैं आपको आंसर देता हूं। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछिए मुझसे, मैं बताता हूं। अगर कोई डाउट है किसी को तो कीप आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछते रहिए आप लोग। somebody is, I think एक क्वेश्चन है। yes sir, you what is it, somebody is I think asking some question. yeah, kindly ask questions sir. yes sir, I do that, but how it could be better, what it could be better. नेहा सक्सेना is asking I'm doing that, but how can it be better. देखिए, बेटर करने का वही तरीका है, मैंने आपको बताया कि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, टॉपिक पे जानकारी अलग अलग सोर्स से जब तक आप नहीं लोगे, आपके अंदर वो बात नहीं आने वाली जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इम्पैक्ट क्रिएट करने का एकमात्र तरीका यही है कि यू शुड गो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। जब आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आ जाएगी तो आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, वरना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहें। अब देखिए, ग्रेट टीचर और गुड टीचर के दरमियान कुछ और भी फर्क है। आप क्लास में गए, आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया, कुछ भी ऐसा घटित हुआ कि गुस्सा आ गया आपको, और आपने शाउट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स के ऊपर आप शाउट करेंगे तो क्या होने वाला है, उनको बाय डिफॉल्ट आप एंगर सिखा रहे हैं। आपको उन्हें एंगर सिखाना है या एंगर मैनेजमेंट उन्हें समझाना है कि एंगर को मैनेज कैसे करना है। अजहर ने क्वेश्चन किया यहां पर, गिव अस सम टिप्स ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कई सारे टिप्स मैं दे सकता हूं। क्लासरूम मैनेजमेंट पे मेरी वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं सीबीएसई स्कूल्स में, लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट के जो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको देता हूं। जैसे एक तो चीज ये है कि आप अपने क्लास के अंदर हर किसी को लीडर बनने का मौका दें। हर किसी को लीडर बनने का मौका देना चाहिए। दूसरा, आप अपने क्लास में कुछ अवार्ड्स बनाएं, वीक में अवार्ड्स दें। अवार्ड्स में बेशक आपको कुछ नहीं दे रहे, आप वहां कोई प्राइजेस नहीं दे रहे, कुछ नहीं, लेकिन क्लैपिंग कराएं। मे बी आप स्टेज पे प्रिंसिपल से अनुरोध करके उनको स्टेज पे आप बुला करके और जो है क्लैपिंग करवाएं। इस तरीके की चीजें आप शुरू करें। दूसरी चीज, आप क्लास में जब पढ़ाते हैं तो आप अपने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। ये बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूं मैं आपको। इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू हैंडल द स्टूडेंट्स। 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक पार्ट स्लो लर्नर्स का, एक पार्ट एडवांस लर्नर्स का। उनको बताना नहीं है स्लो कौन है, एडवांस कौन है। आपको अपना क्वेश्चन एक स्लो के हिसाब से रखना है, एक एडवांस के हिसाब से रखना है, और उनको चॉइस दे देनी है कि आप करें। होता क्या है, हम जब टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एडवांस लर्नर को फोकस करके जब हम पढ़ाते हैं, तो हमारे स्लो लर्नर्स जो होते हैं वो उस पर अटेंशन ज्यादा पे नहीं कर पाते हैं। और हमको ये पता है कि अगर हम इसको इजी अप्रोच के साथ रख देंगे तो हमारे स्लो लर्नर्स भी केटर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो एडवांस लर्नर हमारे जो है वो कहेंगे अरे सर ये क्या करा रहे हैं। तो हम दोनों की डिमांड को केटर करते हुए हम बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में हमारे स्लो लर्नर्स के लिए रहती है चीज, और दूसरे पार्ट में हमारे लिए एडवांस लर्नर के लिए रहता है। एंड वी हैव गिवन देम अ चॉइस कि आप इन दोनों में किसी के साथ भी जा सकते हैं।
इन दैट केस आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोडिंग कर दें अपने क्लास में, मतलब कि इवन नंबर आपने से स्लो लर्नर्स को दे दिया, एडवांस लर्नर को आपने ऑड नंबर दे दिया, 1 2 3 करके कोडिंग जो आप करेंगे। तो आपने बोल दिया कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इवन के लिए है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑड के लिए। तो अंडरस्टूड हो गया, आपको पता है ऑड का मतलब क्या है, इवन का मतलब क्या है, अकॉर्डिंगली आप दे आर डूइंग इट। तो उस केस में आप ग्रेजुअली स्लो लर्नर्स को भी पिकअप मोड पे डाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। देन आपकी क्लास में नियरली हर बच्चा मॉनिटर होना चाहिए, हर किसी को आप अपने तरीके से मॉनिटर बनाएं। मतलब मॉनिटर जो ऑन रोल है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप टास्क के थ्रू मॉनिटर बनाएं, टास्क। और तीसरी चीज जो है, जो बहुत क्रूशियल भी है और बहुत मुश्किल भी है, कि आप टीचिंग को जो है ना वो स्पोर्टिव बनाएं। जैसे गेम लाइक मैनर में हम पढ़ाते हैं, वो टेक्निक्स आनी चाहिए, वो वेज आने चाहिए। ग्राउंड में ले गए, जैसे आप ग्राउंड में ले गए स्टूडेंट्स को, रोज नहीं करेंगे लेकिन कभी कभी करेंगे, तो इससे क्या है उनका अटेंशन बनने लग जाएगा आपकी तरफ को। जब बच्चा टीचर को समझने लग जाता है तो उसका रवैया भी चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। आप ग्राउंड में ले गए, ग्राउंड में ले जाकर के स्टूडेंट से कहें कि भाई ठीक है, आप ग्राउंड में यहाँ पर जो है आपको, आप यहाँ बैठ जाइए, बैठा दिया सबको। अब वहां पर आप क्या, खेल खेल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स करा सकते हैं आप। मेजरमेंट करा दीजिए, सर्किल बनवा दीजिए, फिर उस सर्किल में उनको सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस बना दीजिए, वो आप क्वेश्चंस कर दीजिए। रोल प्लेइंग करा दीजिए, अगर आप लैंग्वेज के हैं तो रोल प्लेइंग शुरू करा दीजिए आप। इस तरीके की चीजें, कुछ गेम आप गेम्स बना सकते हैं, उन गेम्स के थ्रू उनको आप सिखा सकते हैं। या आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप क्लास के अंदर ही कुछ चीजें करा लें। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो क्लास में हो जाती है। ग्रुप बना लीजिए आप, ग्रुप वाइज करा दीजिए, ग्रुप असाइनमेंट्स दे दीजिए। जब ग्रुप असाइनमेंट्स होगा तो उसमें वीक बच्चे भी होंगे और आपके एडवांस लर्नर, स्लो एडवांस दोनों होंगे। तो दोनों जो अपने हिसाब से जब एक साथ बैठेंगे ग्रुप में, तो क्या है, एडवांस लर्नर जो है वो स्लो लर्नर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपस में, इसको पीयर लर्निंग का कंसेप्ट बोलते हैं। ये पीयर लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स विल लर्न। So there are many ways. I can speak a lot on classroom management. मैं बहुत हो सकता हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट पे, मेरे सेशंस होते हैं 2 दिन के। बट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा असर इसका आएगा। अटेंडेंस, क्रिएटिव अटेंडेंस का कंसेप्ट, बच्चे को जो है जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे एक वर्ड उसे दे दीजिए, उस वर्ड से उसकी अटेंडेंस लीजिए, रादर देन आप उसको नाम से पुकार रहे हैं। और ये 1 हफ्ते 10 दिन करिए, फिर दोबारा उसका नामकरण कर दीजिए, फिर उसके फर्स्ट लेटर से कोई और वर्ड दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपस में बहुत सारे वर्ड्स जब बोलेंगे ना, उस बच्चे को उस नाम से नहीं, उसके नाम से नहीं बोलना, उस वर्ड से बोलना है, उस वर्ड से एड्रेस करना है। तो वो वर्ड बच्चे बार बार बोलेंगे उसको कॉल करने में, तो उनको रट जाएगा। 30 ऑड स्टूडेंट्स, 40 ऑड स्टूडेंट्स क्लास में है, तो 40 ऑड वर्ड्स हो गए वीक के लिए। फिर अगले वीक आपने फिर 40 ऑड वर्ड्स ले लिए, नाम चेंज कर दिया। तो ऐसे करके आप वोकैबुलरी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, वोकैब बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप पजल्स रख सकते हैं, पजल्स, मैथमेटिक्स में आप पजल्स रख लीजिए। इंग्लिश में आप जो है अंताक्षरी सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स की अंताक्षरी कर लीजिए, ग्रामर की अंताक्षरी कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें, और इंटरनेट में तमाम मैटर पड़ा हुआ है इन सारी चीजों का। थोड़ा सा मैंने आपसे क्या कहा कि आपको रिसर्च करना होगा, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप ढूंढेंगे मटेरियल को, आपको मिलता चला जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स पे मिलेगा। शिखा, आपने पूछा कि हाउ टू बी ए गुड लिसनर। देखिए, लिसनिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक तो मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ लिसनिंग के लिहाज से। एक तो स्टूडेंट्स को सिखाएं कि वो कभी टिक ऐसे ना लीन करके बैठते हैं स्टूडेंट्स, वो ना बैठे। स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बैठना है, ये उन्हें बताएं कि यू आर नॉट सपोज टू लीन ना करें, उससे कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। लीन करने से कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। पहली टिप तो यही है, पहला रूल है। सेकेंड, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आप आई कांटेक्ट, जब मैं पढ़ाऊं तो सारी निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज जो है, जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप उनको अच्छा स्पीकर लिसनर को बनाता है। आप उनको बीच बीच में क्वेश्चंस करें। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो दे विल बी अलर्ट कि हाँ, अब हमसे क्वेश्चंस किए जाने हैं, तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो बीच बीच में क्वेश्चनिंग करें। दूसरा क्या होता है, जब आप कभी भी किसी को सुनते हैं तो आपको अच्छे से समझाना है उनको कि आपको
डिस्ट्रैक्शंस माइंड में नहीं होने चाहिए। पहले क्या हुआ उसे भूल जाइए। इस समय आप बैठे हैं तो उस समय आप सिर्फ मेरे पे कंसंट्रेट कीजिए, आप सिर्फ कंसंट्रेट। और तीसरी चीज क्या है, वो फिडलिंग ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्होंने मोबाइल उठाया, मोबाइल से खेलने लग गए, या मोबाइल तो खैर क्लास में नहीं होगा, पेन है, पेन को यूं घुमा रहे हैं, ऑल दैट। तो फिजिटिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो फिजिटिंग जो करते हैं, खेलते हैं, वो उससे भी कंसंट्रेशन जो है वो लूज होता है। तीसरी चीज जो कंसंट्रेशन को लूज कर सकती है, लिसनिंग को खराब कर सकती है, वो ये है कि कहीं पर अगर उन्हें कोई डाउट हो जाता है या कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उनकी लिसनिंग ब्रेक हो जाती है। तो इसके लिए आप उनको ये बता सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के वर्कशॉप में मैंने कई बार ये बात बताई भी है, कि कभी भी इस तरीके का स्टूडेंट को बता दें, एक सिग्नल लैंग्वेज रखें आप अपने पास, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट आपको टोके नहीं कि मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो उससे क्या होता है, अगर उसने डायरेक्ट आपसे कह दिया कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। जो लोग सुन रहे थे उनका कंसंट्रेशन भी लूज हो जाता है, और आपका खुद का भी हो जाएगा। आप पढ़ा रहे हैं तो एकदम से किसी ने रोक दिया आपको, तो उनको कहो कि आपको जब कभी प्रॉब्लम आप अपना हैंड रेस कर दो। अब हैंड रेस करने में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और आपको भी हैंड दिखाई दे रहा है कि एक बंदे ने हैंड रेस किया है। तो इन दैट केस आपको, अब आप क्या करते हो, हैंड रेस जब करते हो तो अब आप क्या करते हो, फुल स्टॉप का इंतजार करते हो कि फुल स्टॉप कहां पे होगा। जहां पे भी फुल स्टॉप हो जाता है, मतलब जहां आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया, उस पर्टिकुलर बात को जिसमें आप चल रहे थे, अब इमीडिएटली उस स्टूडेंट की तरफ चले जाते हैं, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम थी। तो अब क्या हुआ, जो मिड में जहां बात खत्म, अभी तक तो बात चल रही थी ना, बात के बीच में अगर उसने कह दिया कि मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो डिस्टर्बेंस हो गया, वो कंसेप्ट गया, कंसंट्रेशन लॉस्ट। बात खत्म होने के बाद अगर आपने छेड़ा, अब वो आपको सिग्नल मिल गया जहां आपकी बात खत्म हुई, आपने हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम। तो ये आप सिखाइए। लिसनिंग में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, उनको बताइए कि डिस्ट्रैक्शंस ना हो। एक और क्रूशियल बात यह है कि स्टूडेंट्स को ये बताइए कि क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है, क्वेश्चनिंग करने का तरीका क्या है, वो उनको सिखाइए प्रोसेस, कि आप क्वेश्चनिंग करें, अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल जोन में लाएं कि आपको क्वेश्चन करने का राइट है, यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। लेकिन आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, या तो आप सेशन के एंड में करेंगे, अपना सेशन आप 10 मिनट पहले एंड कर लें, जिससे क्वेरी आ जाए, बाद में क्वेश्चन हैंडलिंग हो जाए। कभी भी 1 घंटे क्लास है तो 1 घंटा पूरा ना पढ़ाएं, 50 मिनट पढ़ाएं, 10 मिनट क्वेश्चन हैंडल करने के लिए हो जाता है, बच्चों से बात करने के लिए। इसके अलावा भी बीच में जो मैंने कहा कि वो अपना हैंड रेस करके क्वेरी कर सकते हैं। तो लिसनिंग के लिहाज से ये सारी चीजें बहुत क्रूशियल हो जाती है, कि एक तो आई कांटेक्ट। अब पता लगा आप पढ़ाने पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसी जगह पे चले गए कि आपका आई कांटेक्ट बन ही नहीं पा, तो वो तो फिर क्या लिसन करेगा, कंसंट्रेशन तो टूट गया ना। बातें हैं जो शिखा आपको ध्यान रखनी चाहिए। सर, हाउ टू बिकम गुड एंड ग्रेट मॉनिटर। देखिए, गुड एंड ग्रेट मॉनिटर, मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपका ऑब्जर्वेंस, आपके आई कांटेक्ट। और आप ग्रेट मॉनिटर जब ही बन पाएंगे जब आपका एटीट्यूड सही होगा, आपकी नॉलेज परफेक्ट होगी, और एट द सेम टाइम आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ये 3 चीजें जब आपकी मिलके आएंगी ना, तो फर्क आ जाएगा। सर, इफ ए चाइल्ड इज स्लो इन ऑल एस्पेक्ट्स, एकेडमिक्स एंड ड्रामेटिक्स, एंड लैगिंग बिहाइंड, ओवरकम। अगर बच्चा स्लो है तो वो कैसे ओवरकम करेगा। देखिए, स्लो लर्नर्स के लिए तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं मिले तो आप क्या करेंगे। आप बोलते, एक है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नेहा, आपको करना क्या चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपको सारा ना पढ़ा करके आपको कम पढ़ाना है। एक वीक बच्चा है, आप उसको सब कुछ पढ़ा देते हैं दुनिया जहां की चीजें, और अल्टीमेटली उसे कुछ नहीं आता है। उसकी बीमारी का इलाज एकदम से नहीं हो सकता। जिसे कंसंट्रेट करना नहीं आता, जिसका माइंड वीक है, जिसका माइंड स्लो है, उसको एकदम से ब्राइट नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए, अलग से स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए
कि हम ये हमारे स्लो लर्नर्स हैं, तो हम उनको पहले इतना कवर करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा। उससे क्या होगा, उसके अंदर थोड़ी सी लर्निंग आएगी। अब एकदम से सारी लर्निंग कैसे दे दोगे आप? ये गलती करते हैं टीचर्स। बच्चे को आ नहीं रहा है, स्लो बच्चा है, और उसमें अंदर सब कुछ भर देना है। अरे उसका माइंड नहीं है उस लेवल का। अभी आप उसके लिए सेलेक्टेड मटेरियल के साथ जाइए, इसमें कोई हार्म नहीं है, उसका लेवल वही है ना, इसलिए ये स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट की है। जब वो उतना ग्रैस्प कर लेगा तो उसके अंदर स्लो, जो वो जितना स्लो है उतना स्लो नहीं रहेगा, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रोवाइजेशन आएगा। हो सकता है कि उसके स्लो होने का एक रीजन ये भी हो कि उसे ये डर लगता हो कि मुझे पढ़ना बहुत है। दूसरी बात, स्लो लर्नर्स के साथ खासतौर पे मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी कि आप बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ये बताया था। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको और दे रहा हूं इस लिहाज से, जो बहुत बढ़िया काम करती है। वो स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपने क्लास में कोई सा एक दिन निर्धारित कर लीजिए, वीक में या 15 दिन में एक दिन कर लीजिए, कुछ भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाइए जिसमें आपके क्लास के एडवांस लर्नर्स स्लो लर्नर्स को पढ़ाएंगे। मतलब आप बैठेंगे क्लास में या आप उनको इवैल्यूएट करेंगे, आपके एडवांस लर्नर स्लो लर्नर्स को पढ़ाएंगे। उससे फायदा क्या होता है, जब एडवांस लर्नर्स स्लो लर्नर्स को पढ़ाते हैं तो एडवांस लर्नर्स का वो रिवीजन होता है और स्लो लर्नर्स को वो एक मौका मिलता है अपने साथी से पढ़ने का। इसमें बहुत बड़ा मैटर, ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। अगर जो बात आपकी बहन आपको समझा देंगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, पड़ोसी समझाएगा नहीं आएगी। साथ का फ्रेंड जो समझाता है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये पीयर लर्निंग वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको आप इंप्लीमेंट करिए। इसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क निकल करके आएगा। नेहा, इसको आप यूज करें। स्लो लर्नर्स के लिए आप स्कूल से गुजारिश करें कि अलग से उनके लिए कुछ प्रोग्राम किए जाए, कुछ वर्कशॉप्स हेल्ड की जाए। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जैसे बिगिनिंग ऑफ द सेशन में या एंडिंग ऑफ द सेशन में, जहां भी आप देख सकते हैं, वो मौका निकाल सकते हैं। और स्लो लर्नर्स के लिए वर्कशॉप्स का आप आयोजन कराएं। उसमें क्या है, आप ये भी कर सकते हैं, एडवांस लर्नर्स को एक तरफ कर दीजिए, स्लो लर्नर्स को एक तरफ कर दीजिए। स्लो लर्नर्स की क्लास उनके हिसाब से हो रही है, एडवांस लर्नर्स की क्लास उनके हिसाब से हो रही है। तो ऐसे भी उसको आप करा सकते हैं, ये एक तरीका है। इसके अलावा जो मैं पहले भी बोला हूं कि बहुत सारे गेम्स, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे एक्टिविटीज और गेम्स को यूज करें। जब गेम्स के थ्रू आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसका। और आप तो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, वो फिर भी इजीली सीख जाएंगे। बड़े बच्चे क्या होता है, जो वीक होते हैं या स्लो होते हैं, उनके साथ कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था एक जगह, और एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। इसका एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं अक्सर देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट ये है कि लॉ ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत, किसी ऑब्जेक्ट की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर उसकी कीमत ज्यादा होगी तो डिमांड घटेगी। मतलब महंगी चीज मिलेगी तो हम कम डिमांड करेंगे और सस्ती मिलेगी तो ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट है। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये इंप्लीमेंट नहीं होता। अब वहां लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि उसमें मार्जिन बढ़ जाएगा। सप्लायर के लिए बिजनेसमैन का मार्जिन बढ़ा हो जाता है उसमें, इसलिए सप्लाई उसकी बढ़ जाती है। अब मेरा एक स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो रहा था। वो लॉ ऑफ सप्लाई को लॉ ऑफ डिमांड समझ ले और लॉ ऑफ डिमांड को लॉ ऑफ सप्लाई समझ ले, वो मिक्स हो रहा था। मतलब पॉजिटिव रिलेशन जहां उसे समझना है वहां इनवर्स समझ रहा है, जहां इनवर्स है वहां पॉजिटिव समझ रहा है। और समझ में उसके आया नहीं। मैं उसको लेके गया ग्राउंड में। वहां सीसॉ गेम आपने देखा होगा। सीसॉ गेम में क्या होता है, एक तरफ, दो तरफ बैठते हैं ना, तो एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर। इधर कोई बैठा है वो नीचे हो जाएगा तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसे ऊपर नीचे होते हैं उसमें। तो मैंने उसे एक तरफ बैठाला और एक तरफ मैं बैठ गया।
फिर मैंने पूरा दम लगाया, मैं नीचे हो गया और वो ऊपर हो गया। मैंने कहा बेटा ऐसा है, अब मेरा नाम डिमांड है और तेरा नाम प्राइस है। ठीक है सर। मैंने चल पता अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर हो गया? बोला हाँ सर प्राइस ऊपर हो गया। तो ऊपर हुआ तो डिमांड कहाँ हो गई? तो बोला सर नीचे हो गई। मैंने कहा रुक अभी। फिर मैंने कहा दम लगा, उसने दम लगाया, वो नीचे हो गया, मैं ऊपर हो गया। मैंने कहा आप देख क्या हुआ? बोला सर उल्टा हो गया। इस तरीके से मैंने उसे लॉ ऑफ डिमांड सिखा दिया, सीख गए। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, स्टेप्स को उठा के मॉडल एरोगेंट morality, what could be the working idea to make them touch with morals along with, आप सब करा सकते हैं। जब आमतौर पर देखा गया जब ओवर आने लगे, नहीं कि बच्चे ने साइन खुद ही कर ली हो, स्टूडेंट्स हाउ टू